सभी को नमस्ते। नमस्ते। आज की क्लास में हम आपको खड़ांग पढ़ाएंगे और खड़ांग किससे संबंधित है ये जानेंगे और उसका सीक्वेंस क्या है और उन 6 अंगों को भी जानेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से प्रश्न आना फिक्स है, इसलिए हम लोग इसको बहुत अच्छे से डीप में पढ़ेंगे। तो खड़ांग को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले जयमंगला को पढ़ते हैं। जयमंगला, ये जयमंगला है क्या? जयमंगला काम सूत्र के अंतर्गत आने वाली एक टीका है, मतलब काम सूत्र की एक टीका है जयमंगला। ये एक काम सूत्र के ये टीका क्या होता है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का ये कहना होता है ये टीका क्या है। तो पहले हम टीका को समझने से पहले हम काम सूत्र को समझते हैं। काम सूत्र पहले इसको समझ लेंगे, तब जयमंगला को समझना आसान हो जाएगा। काम सूत्र एक ग्रंथ है, एक बड़ा ब्रॉड विस्तृत ग्रंथ है जिसमें 64 कलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें 64 कलाओं का 64 कलाएं बताई गई हैं। यह एक यौन संहिता है, यौन संहिता है। इसमें काम की व्याख्या की गई है। अब ये जो टीका लिखी गई और इसके लेखक कौन है? आचार्य वात्स्यायन इसके लेखक हैं। काम सूत्र के लेखक कौन? आचार्य वात्स्यायन है। और ये जयमंगला एक छोटा सा अंश है, किसका? काम सूत्र का एक छोटा सा अंश है। जैसे एक इंडियन आर्ट पुस्तक मैंने लिखी, इंडियन आर्ट, और उस इंडियन आर्ट में पूरा प्रागैतिहासिक काल से लेकर शैलियां तक हैं। प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, और फिर गुफाएं, ऐतिहासिक काल की गुफाएं और शैलियां, इतने महत्वपूर्ण यहाँ पर सभी कंटेंट्स हैं। लेकिन किसी एक ने, हमारे स्टूडेंट में किसी एक ने, जैसे शांति वर्मा जी ने इस पुस्तक पर एक टीका लिखी, और वह टीका उन्होंने प्रागैतिहासिक काल पर लिखा। तो इन सब का जो बहुत बड़ा पोर्शन इंडियन आर्ट में प्रागैतिहासिक काल से लेकर शैलियां तक दिया हुआ है, उसका एक छोटा सा अंश टीका कहलाता है। और इन्होंने चाहे शैलियों पे, पाल शैली पर काम किया, चाहे जैन शैली पर कर लिया, चाहे सिंधु सभ्यता पर कर लिया, यही टीका होता है। और इसको लिखने वाले, काम सूत्र को लिखने वाले आचार्य वात्स्यायन थे। इन्होंने इसमें 64 कलाओं का जिक्र किया। लेकिन पंडित यशोधर ने या यशोधरा ने, कभी कभी पंडित यशोधरा करके भी आ जाता है, बाकी यशोधर सही नाम है। तो पंडित यशोधर ने जयमंगला नाम से एक टीका लिखी और उसमें चित्रकला संबंधी जानकारी दी, बताया, और उसको नाम दिया क्या? खड़ांग। कला के 6 अंग कहा। जब तत्व कहे तब समझिएगा पार्ट
पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स, और जब अंग कहे तब खड़ांग समझिएगा, ये जान लीजिए। जब कहेगा तत्व तब रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल, और जब कहेगा अंग तब खड़ंग होगा, याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे में प्रश्न फिर गलत हो सकता है। तो जयमंगला काम सूत्र की एक टीका है, और काम सूत्र की टीका किस नाम से लिखी गई? जयमंगला के नाम से। और जयमंगला में क्या लिखा पंडित यशोधर ने? तो खड़ांग लिखा। कला के 6 अंगों की व्याख्या उन्होंने की है। इतना समझ में आया सभी को? अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे अब किस पर? जयमंगला के खड़ांग पर। जयमंगला के खड़ांग पर बात करेंगे। तो इस खड़ांग का उल्लेख कहाँ हुआ है? खड़ांग का उल्लेख मिलता है ऑप्शन कामसूत्र, जयमंगला, चित्रसूत्र या चित्र लक्षण। तो इसमें किसमें मिलता है? कौन सा सही आंसर होगा? जयमंगला, बिल्कुल जयमंगला। अच्छा, अब हम यहाँ पर ऑप्शन चेंज कर रहे हैं। ऑप्शन चेंज किया, कामसूत्र, चित्रसूत्र, चित्रलक्षण, और डी लिखा इनमें से कोई नहीं। अब क्या सही आंसर हुआ? क्या हम इनमें से कोई नहीं लगा देंगे या हम ए लगा देंगे कामसूत्र? बताएं सभी स्टूडेंट, बताएं। अब इसमें हम क्या लगा देंगे? काम सूत्र लगा देंगे, क्योंकि हमारा ऑप्शन सही मिल नहीं रहा है। जब तक हमें हमारा सही उत्तर ना मिले तब तक हम समकक्ष उत्तर पर जाएंगे। अब यहाँ पर जयमंगला है नहीं तो हम काम सूत्र लगा देंगे, लेकिन अगर जयमंगला ऑप्शन में होगा तो पहले जयमंगला ही लगेगा। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई नहीं पर कब आएंगे? जब ये भी ना दिखे। जब ये भी ना दिखे तब इनमें से कोई नहीं पर चले आएंगे। ठीक, अब एक एक तत्व की बात करेंगे, एक एक अंग की बात करेंगे खड़ांग में। नाम से ही पता चल रहा है कि खड़ांग में कितने तत्व हैं। तो खड़ांग में 6 तत्व हैं, 6 अंग हैं, तत्व नहीं अंग। और 6 अंग कौन कौन से हैं? रूप भेद, प्रमाण,
भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग, ये 6 अंग हैं खडांग के। इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। तो रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। रूप भेद, प्रमाण, भाव, रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य, वर्णिका भंग। इति खडंगम। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग इति खडंगम। अब इसमें 6 अंक हो गए, किसमें? खडांग में। और खडांग के लेखक कौन है? पंडित यशोधर है। खडांग का उल्लेख किसमें किया गया है? जयमंगला में किया गया है। और जयमंगला के लेखक कौन? पंडित यशोधर। नहीं रहेंगे तो हम वात्स्यायन को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन जब नहीं रहेंगे तब। अब हम इन 6 अंगों की व्याख्या करेंगे, एक एक अंग को पकड़ेंगे। सबसे पहले हम रूप भेद को पढ़ेंगे। रूप भेद, पंडित यशोधर ने बताया कि आकृतियों में, चित्रों में रूप भेद होना बहुत जरूरी है। रूप भेद होना बहुत जरूरी है। यह बात किसने बताया? पंडित यशोधर ने बताया कि रूप का ज्ञान हमें आंखों से पहले होता है, फिर मन से होता है, और आकृतियों में भिन्नता ही रूप भेद कहलाती है। पहले तो इसकी डिफिनीशन समझ लेंगे। अगर प्रश्न ये कहता है आकृतियों में भिन्नता, आकृतियों में भिन्नता क्या है? आकृतियों में भिन्नता क्या है? तो आकृतियों में भिन्नता रूप भेद कहलाता है। और प्रथम चित्रकार जो कि ब्रह्मा थे, उन्होंने भी कितने रूप बनाए हैं आप देख सकते हैं। दुनिया में, पूरे विश्व में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं मिलेगा जो एक रूप का हो। कोई मिलेगा? तो जब इतना बड़ा चित्रकार और इतनी बड़ी संख्या में चित्र बना सकता है, जो रूप में भेद कर सकता है, तो जनरली जो छोटे चित्रकार हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, वो कैसे ना बना ले। तो रूप भेद मतलब आकृति में भिन्नता होना आवश्यक है। किसकी आकृति में? चित्र में। कोई भी चित्र आप बना रहे हैं और उसमें पता चला एक ही तरीके का चेहरा बनाते चले जा रहे हैं, तो वो अच्छा रूप नहीं माना जाता है। तो आकृतियों में भिन्नता रूप भेद की परिभाषा होती है, और ये पहला अंग है खडांग का। आकृतियों में भिन्नता क्या कहलाता है? रूप भेद कहलाता है। और रूप का ज्ञान हमें कैसे होता है? तो रूप का ज्ञान जो है हमें पहले आंखों के जरिए होता है। आंखों के द्वारा हमें रूप का ज्ञान होता है। जैसे भाव, तो मान लीजिए भाव तो आंतरिक चीजें हैं। जैसे किसी के घर हम गए और उसने कुछ हमें खिलाया पिलाया नहीं, कुछ नहीं दिया, लेकिन इतना स्नेह और सम्मान दिया कि उसके आगे खाना पीना सब छोटा हो गया। तो ये क्या है? ये भाव है। ये रूप भेद या रूप नहीं है, ये क्या है? भाव है, जो कि आंतरिक है, आंतरिक सुंदरता है, जो कि मन की सुंदरता है। ये एक भाव है। और कहीं गए और मार ले आके जो है काजू कतली, बर्फी और लड्डू, मिठाई सब ले आके गांज दिया और मुंह से बोला नहीं, तो क्या है ये बाह्य आडंबर है, बाहरी सुंदरता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बाह्य सुंदरता कहते हैं। बाहरी एक दो सुंदरता है, कला में दो सुंदरता बताई गई है, एक आंतरिक सुंदरता, एक बाह्य सुंदरता। जो आंतरिक सुंदरता हमने पढ़ा
वह पढ़ा राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी, इन सब में भावपूर्ण चित्र बनाए गए। और बाह्य सुंदरता कहाँ पढ़ा हमने? बाह्य सुंदरता हमने पढ़ा पाल, जैन, अपभ्रंश जैसी शैलियों में बाह्य आडंबर बनाया गया है, वहां आंतरिक नहीं है। और यही कारण है कि वहां के चित्र निर्जीव हैं, यही कारण है कि वो भावहीन है, भाव शून्य है। वहां पर चित्रों में प्राण नहीं है, निर्जीव है। इसीलिए है क्योंकि आंतरिक सुंदरता नहीं है। किसी भी व्यक्ति में आप देख लीजिए, ये तो चित्र की बात है जो चित्र निर्जीव है, लेकिन अगर सजीव रूप में भी आप देखें जिसके अंदर भाव नहीं है, वह किसी लायक ही नहीं है। अगर भाव अंदर नहीं है, अच्छे विचार नहीं है, आंतरिक सुंदरता नहीं है, तो वो कितना भी बाहर से मार लीपा पोती कर ले, वो किसी लायक नहीं है, किसी योग्य नहीं है। तो ये हो गया आपका रूप भेद। आकृतियों में भिन्नता रूप भेद कहलाता है, और इसका परिचय हमें आंखों के द्वारा होता है। और जो मन की सुंदरता होती है वो हृदय से समझी जाती है, आंखों से नहीं समझी जाती। फिर दूसरा प्रमाण है, तो ये कितने नंबर पर आया? पहले नंबर पे। याद रखिएगा, इसका सीक्वेंस पूछा जाता है। फिर दूसरे नंबर पर क्या आया? प्रमाण आया। प्रमाण, पंडित यशोधर ने कहा किसी भी चित्र को बनाने के लिए पहले हमें नाप तौल करना पड़ेगा। हमें आंख कितनी बड़ी बनानी है, हमें चेहरा कितना बड़ा बनाना है, बाल कितने बड़े बनाने हैं, इन सब का ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्रमाण दूसरे नंबर पर आया, और प्रमाण को आकृति की बनावट भी कहा गया। आकृति की बनावट, वस्तु का ब्यौरा, आकृति की बनावट या वस्तु का ब्यौरा या आकृति की माप, ये माप है, चित्र की माप है प्रमाण, ये सब कहा गया। तो मतलब कितना छोटा बड़ा चित्र होना चाहिए, यही कहा गया है। इसे अनुपात शब्द से भी परिभाषित किया गया है। इसे क्या कहा गया? प्रमाण या अनुपात शब्द से भी परिभाषित किया गया, और इसे इंग्लिश में कहा गया लॉ ऑफ रिलेशनशिप। लॉ ऑफ रिलेशनशिप, इसे लॉ ऑफ रिलेशनशिप के नाम से भी जाना गया। अब ये प्रमाण आपने समझा क्या है, और पंडित यशोधर ने 4 प्रकार के प्रमाण बताए। प्रमाण के जो प्रकार हैं वो 4 बताए हैं। 4 बताए। कौन कौन से बताए हैं? प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान, और चौथा प्रमाण है शब्द। जैसे प्रत्यक्ष, जो आंखों से दिखता है वह सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा पंडित यशोधर ने बताया। जो उपमान किया गया, किसी के द्वारा बताया गया, वो भी सत्य हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अनुमान लगाना, हमने बहुत बड़ा अनुमान लगा लिया, वो भी सत्य हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पता नहीं कितना बड़ा अनुमान लगा कर बैठे हैं कि इतने नंबर आएंगे इस परीक्षा में, हमारे 200, 125 में 125 आ जाएंगे। अब पता नहीं कैसा पेपर आएगा, ये जानना मुश्किल है। शब्द भी प्रमाण के अंतर्गत आता है। तो प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान और शब्द, ये प्रमाण के 4 प्रकार बताए हैं पंडित यशोधर ने। अब जो तीसरा अंग बताया है वह बताया भाव। तो तीसरा अंग पढ़ेंगे भाव, और भाव प्राण है, चित्र का प्राण है। जैसे जीवन का प्राण भाव है, वैसे चित्र का भी प्राण भाव है। और तीसरा अंग क्या है? भाव। ये भाव क्या है?
आंतरिक सुंदरता है। चित्र में आंतरिक सुंदरता भाव कहलाता है। आंतरिक सुंदरता, जैसे कोई बहू आई और वो बहुत अच्छे से बात कर रही है, सबसे घर में बहुत प्रेम से बोल रही है, तो सभी उसकी प्रशंसा करते हैं और कहेंगे कि बहुत अच्छी है ये बहू, इनके घर की बेटी, बहू जो भी है, इनकी पत्नी, इनकी बहन, इनकी भाभी, माँ, मौसी जो भी है, वो कहेंगे कि बहुत अच्छी है, इतना अच्छा बोलती है, इतने अच्छे संस्कार है उसके कि बहुत अच्छी है। मन भर जाता है, मन उससे खुश हो जाता है, इतनी अच्छी है वो। अब पता चला एक ठुआई बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है, और कोई गया तो मुंह बना के ऐसे उधर घुमा लिया, फिर कोई गया तो मुंह बना के उधर घुमा लिया। किसी ने उससे कहा कि पानी ले आ, अरे मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं पढ़ रही हूँ। तो सुंदर तो बहुत है, देखने में तो बहुत सुंदर है, और जो दूसरी वाली है वो देखने में सुंदर नहीं है उतनी, लेकिन उसके भाव बहुत अच्छे हैं, उसके अंदर प्रेम है, उसके अंदर संस्कार है, तो वो सबको अच्छी लगेगी। तो जो बाहरी सुंदरता है ये मात्र 2-4 दिन की है। जब बहुएं उतरती हैं, बेटी की विदाई होती है, तो बड़ी सुंदर बहू है भैया, और जो जिंदगी भर आपको फेस करना है वो सुंदर होना चाहिए। पता चला चेहरा देखकर बहुत सुंदर पत्नी ले आए, और आते ही आते जो वो एक रस्म होती है ना, पैर से लोटे को गिराने वाली, और मारा धाड़ से जाके सास के सिर पे लगा, सास का सिर फूट गया। तो ये सुंदरता नहीं है। सुंदरता मन की सुंदरता होती है, और ये बात चित्र में जब कही जा रही है, जबकि चित्र का कोई मतलब नहीं है, जबकि चित्र में आंतरिक सुंदरता का कोई बहुत रोल नहीं है, लेकिन फिर भी जब चित्र के लिए कहा जा रहा है तो जीवन के लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। तो चित्र में भी भावपूर्ण चित्र होना आवश्यक है, ऐसा पंडित यशोधर ने बताया है। और यह भाव जो है वह आंतरिक सुंदरता कहा जाता है, आंतरिक सुंदरता माना जाता है। आप सब लोग हंस हंस के लौट जाओ कि जो है बहू आएगी तो लोटा ऐसा मार देगी कि सास का सिर ही फूट जाएगा। और इसका जो बहुत सुंदर उदाहरण मिला है भाव का, वो पूरी संपूर्ण हमारी चित्रकला में, जो हम भारतीय कला को पढ़ते हैं, उसमें सबसे सुंदर भावपूर्ण अंकन अगर कहीं मिलता है तो वह अजंता के चित्रों में मिलता है। अजंता के चित्रों में अजंता के चित्रों में इतना सुंदर भावपूर्ण अंकन मिलता है। अब क्या है, चौथे नंबर पर आया लावण्य योजना। लावण्य योजना, अब चित्र में ये क्या है, बाह्य सुंदरता है। बाह्य सुंदरता, बाह्य सुंदरता है चित्र की, उसे क्या कहेंगे, लावण्य योजना कहेंगे। मैम लग रहा है बहू की वीडियो देखा है, बहू का वीडियो, हाँ बिल्कुल देखा है, तभी तो जान रही हूँ कि एक तो वीडियो हमने देखा था, बहुत ज्यादा तो याद नहीं है कि वो कौन सा वीडियो था, लेकिन मैंने देखा कि बहू उतरी और उससे कहा गया कि ये क्या बोलते हैं इसको, पैर से छूना भर है। उसने जो लात मारी खींच के कि वो जाके लोटा, हमें लगता है घर वर क्रॉस कर गया। तो ऐसी बहू भगवान करे किसी को ना मिले। थोड़ा सा देखने में कम सुंदर हो लेकिन भाव हो, आंतरिक सुंदरता हो। पता चला आके पहले खोपड़ी फोड़ दे तो फिर वो जीवन भर क्या करेगी भगवान ही जाने। तो लावण्य योजना जो है वो बाह्य सुंदरता है, बाहरी आडंबर है। कभी भी लावण्य योजना को सुंदरता से परिभाषित नहीं करते हैं, कभी भी लावण्य योजना को सुंदरता से परिभाषित नहीं करते हैं, आडंबर से परिभाषित करते हैं। क्योंकि आप देखते हैं जो बनावटी चीजें होती हैं, जो बनावटी है वो आडंबर दिखेगा, आडंबर लगेगा कि नहीं सही है। और जो मन से होता है, जैसे सबरी थी तो सबरी का ये आडंबर नहीं था कि रामचंद्र जी को बेर को खिला रही थी तो उनको लग रहा था अरे यार पता नहीं ये मीठा है कि नहीं है। ये आडंबर नहीं था, ये उनका प्रेम था, स्नेह था, और उन्होंने हर बेर को चख चख के खिलाया। वो
इतना सोच ही नहीं पाई कि ये बेर झूठे भी हो जा रहे हैं। वो इतना समझ ही नहीं पाई, इतना भाव विभोर हो गई कि उन्होंने सारे बेर को पहले खा लिया, फिर देखा मीठा है कि नहीं, फिर रामचंद्र जी को दिया। सोचिए कितना, क्या वो इतना तो दिमाग लगा ही सकती थी ना कि अरे यार ये झूठा हो जा रहा है। लेकिन उस समय इतना प्रेम में, भगवान राम के प्रेम में इतना वो मग्न हो चुकी थी कि उनको ये याद ही नहीं था कि सबरी जो काम कर रही है वो झूठा हो जा रहा है बैर। अब आप समझ सकते हैं कि भाव ये होता है, ये स्नेह होता है, ये लगाव होता है, ये प्रेम होता है। लेकिन आजकल के लोगों में, हम लोगों के समय का जो ये पीढ़ी चल रहा है, उसमें प्रेम का कहीं नाम ही नहीं है। प्रेम शब्द ही गायब हो गया है रिश्तों से, चाहे वो कैसा भी रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे माँ बेटे का हो, चाहे बहन बहन का हो, भाई भाई का हो, किसी का भी रिश्ता है, प्रेम शब्द गायब हो चुका है। तो ये जो लावण योजना है, ये बाह्य सुंदरता है, इसका हृदय की सुंदरता से कोई मतलब नहीं है। लावण योजना का ये बाह्य सुंदरता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ मिलता है? जैन शैली में, अपभ्रंश शैली में और पाल शैली में। इन शैलियों में इसका उदाहरण प्राप्त होता है। अब पांचवा है अंग सादृश्य। पांचवा अंग क्या है? सादृश्य है। अब आकृति में समानता होनी चाहिए। आकृति में समानता, आकृति में समानता होनी चाहिए। जैसे किसी ने आपसे कहा कि बकरी का चित्र बनाइए, और पता चला शीला जी ने बकरी की बजाय बकरा बना दिया। और अच्छा, इन्होंने तो जो बकरा बनाया ही बनाया, पता चला हरिओम विश्वकर्मा जी ने उस बकरी को कौवा बना दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हूबहू जैसा हमें कहा गया है वैसा ही चित्र होना चाहिए। राजा कहा गया है तो राजा के जैसा ही होना चाहिए। रंग कहा गया है तो रंग के जैसा ही होना चाहिए। मतलब चित्र में जैसी समानता हो वैसा होना चाहिए, यह सादृश्य कहता है। तो सादृश्य मतलब होता है आकृति में समानता। और जो छठवां अंग है, सबसे लास्ट का, वह है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग, वर्णिका भंग में विविध प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है। विविध प्रकार के रंग बताए गए हैं। हमारी भारतीय कला विविध प्रकार के रंगों की जननी है। हमारे यहाँ भारत में जो भी चित्रकारी की जाती है वह मोनोक्रोम पर ना होकर पॉलीक्रोम पर की जाती है। पॉलीक्रोम मतलब विविध रंग को शामिल किया जाता है। और वैसे भी हमारे यहाँ इंद्रधनुषी व्यवस्था है, 7 रंगों की व्यवस्था है, बैनियाह नाला की व्यवस्था है। वही रंग हमारे यहाँ शामिल किए जाते हैं, उसको कहा जाता है वर्णिका भंग। रंग के लिए एक शब्द पंडित यशोधर ने प्रयोग किया, वर्णिका भंग। ठीक बात समझ में आई? तो ये छठवां और सबसे लास्ट का अंग है वर्णिका भंग। और ये हो गया इति खडंगम, मतलब खडांग की इति हो गई वर्णिका भंग से। बात समझ में आई? यहाँ से प्रश्न आपके किस तरीके से पूछे जाएंगे ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रश्न आएगा कि खडांग का चर्चा या उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो आप कहेंगे जयमंगला में। मंगला के बहुत से लोग काम सूत्र लगा देते हैं। दादा रे काम सूत्र ना लगाना, 1000 बार मैं समझा चुकी हूँ। अभी कल ही के परसों के टेस्ट में मैंने देखा कि कितने लोग लगा कर बैठे थे काम सूत्र। पता नहीं क्या मिलता है हमको, आज तक समझ नहीं आया कि कैसे कैसे लोग पढ़ा देते हैं कि काम सूत्र लगा दो। क्यों लगा दे भाई? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि प्रश्न आया नहीं है, प्रश्न हजारों बार पूछा जा चुका है, लेकिन क्या ही किया जाए। और दूसरा प्रश्न ये आता है कि खडांग का उल्लेख जयमंगला में हुआ है, तो इसके लेखक कौन है? तो पंडित यशोधर हैं। फिर
एक प्रश्न आता है कि खड़ांग का पहला अंग कौन सा है, खड़ांग का दूसरा अंग कौन सा है, खड़ांग का तीसरा अंग कौन सा है, चौथा अंग कौन सा है। फिर उसके डिफिनीशन से प्रश्न आ जाता है। डिफिनीशन से मतलब कि रूप भेद क्या है, आकृतियों में भिन्नता क्या कहलाता है, रूप भेद कहलाता है। फिर रूप का ज्ञान हमें कैसे होता है, स्पर्श के थ्रू होता है कि आंखों के थ्रू होता है, या आंतरिक व्यवस्था है ये हृदय के थ्रू होता है। तो हृदय के द्वारा तो हम भाव को समझ सकते हैं, लेकिन रूप का ज्ञान पहले हमें आंखों के जरिए होता है। बात समझ में आ रही है सबको? तो इस तरीके से ये रहा आपका पंडित यशोधर का खड़ांग। अब कल वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संयोजन के सिद्धांत, और हमारा फंडामेंटल का बहुत बड़ा पोर्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे भारत में कला विद्यालय। कौन सा कला विद्यालय पहले खोला गया भारत में, क्योंकि कला विद्यालय से प्रश्न आने तय है। और फिर इसको पढ़ाने के बाद हम चलेंगे स्थापत्य कला पर। स्थापत्य कला को पढ़ने के बाद हम आएंगे विविध पर, और हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट। और फिर हमारा बचा क्या, चित्रकार। और चित्रकार और मूर्तिकार को हमने लास्ट में इसीलिए रखा क्योंकि परीक्षा के आने से हम 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। आपको समय मिलेगा रिवीजन करने का, और उस समय चित्रकार आपको अच्छे से लर्न रहे, इसीलिए लास्ट टाइम पर चित्रकार रखे गए हैं। थैंक यू सो मच, सभी को नमस्कार।